हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की और केमिस्ट्री में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन रिवीजन इज द की। लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज लास्ट क्लास देखिए। उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सी, अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो फिर तो आपको 9th 10th 11th 12th सब पढ़ना है। एवरीथिंग अंडर द सन पढ़ना है आपको, बिकॉज ऑफ कोर्स आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो तो सब कुछ पढ़ना है। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, एक ट्रेंड होता है और एग्जाम्स वही ट्रेंड फॉलो करते हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। हाँ, हो सकता है कि जो 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से एक या दो क्वेश्चन रैंडम हो जाए, मतलब कहीं से भी आ जाए, 11th से 12th से, आउट ऑफ द सिलेबस से, बिकॉज एवरीथिंग अंडर द सन इज इन योर सिलेबस ना, तो कुछ भी आ सकता है। सॉरी, पर क्या हमें इतना एम्बिगुअस जाना है एग्जाम के एक मंथ पहले? नहीं। तो जो टॉपिक है जो आने ही हैं विच विल श्योर शॉर्ट मेक यू स्कोर 90% इन योर एग्जाम, हमें अभी उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमें उनमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें उनका आंसर कैसे करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो प्लीज इस वीडियो के पहले वाला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हमें केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद हमने सेम वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आई एक्सप्लेन्ड यू कि जो एटम है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट, राइट? फंडामेंटल यूनिट, पहले एटम आया और फिर एटम से ही सब कुछ आया। तो अब एटम हमने कैसे डिस्कवर किया, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जिससे फाइनली एक एटम को हम डिफाइन कर पाए। सबसे पहले जे थॉमसन ने कहा कि एक प्लम पुडिंग मॉडल है। प्लम पुडिंग मॉडल इज सिमिलर टू दैट ऑफ वाटरमेलन मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रॉन एज अ होल इज न्यूट्रल बट देयर आर जस्ट सिमिलर, कि जैसे प्लम पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स अनइवनली स्प्रेड होते हैं वैसे ही एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर टू ड्राई फ्रूट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये जे थॉमसन ने कहा, बट फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गोल्ड फॉइल पे। इट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। उसमें रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन किया और फिर उनका रिजल्ट क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था और फिर ड्रॉबैक्स क्या थे, ये सब कुछ हमने होलिस्टिकली कवर किया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया, उसके पास पता चला। रदरफोर्ड ने किस चीज की डिस्कवरी की? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका ड्रॉबैक क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो देयर वुड बी अ टाइम जब वो एनर्जी रेडिएट करते 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 सेंटर में कोलैप्स कर जाएंगे। अगर वो कोलैप्स कर जाते हैं तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अगर एटम डिस्ट्रॉय हो गया तो एवरीथिंग विच इज इन आवर सराउंडिंग including me and you and our environment, everything will destroy. There won't be any existence of human life if atom collides, if electron collides in the nucleus of atom. If atom is destroyed then everything around us is destroyed. तो ये ड्रॉबैक था। इसके बाद फिर बोर्स अंकल आ गए। तो अब बोर अंकल ने क्या एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू द इलेक्ट्रॉन की हाउ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एंड ही गेव द शेल थ्योरी। इन शेल थ्योरी ही एक्सप्लेन्ड KMLN। और फिर उन्होंने कहा ABCD से शुरू नहीं किया, उन्होंने K से ही शुरू किया। पता नहीं क्या भाई कि K से उनका शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक K शेल है, K के बाद L है, L के बाद M है, M के बाद N है और उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2n raised per 2, 2n raised per 2 and n is the number of the natural number। आप 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस ऑर्बिट में वो आता चला जाएगा। चलो ठीक है। अब फाइनली हमारे पास एक होलिस्टिक रिव्यू था कि एटम कैसा दिखता है। एटम के अंदर, एटम में एक सेंटर है, सेंटर में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से ही एटम का मास डिसाइड होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है, राइट? ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि किस साइंटिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी की है, बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक पहले तक ट्रेंड ये था कि रैंडम क्वेश्चंस आते थे, से कि टेलीफोन की डिस्कवरी किसने की है, ग्राहम बेल ने किसकी डिस्कवरी की है, इफ यू कैन लिंक बोथ, राइट? उसके बाद टेलीविजन की डिस्कवरी किसने की है, राइट? टेलीग्राम की डिस्कवरी किसने की है, और ऐसे बहुत सारी डिस्कवरी हुई है और बहुत सारी डिस्कवरी बहुत सारे लोगों ने की है। किसने किस चीज की क्या डिस्कवरी की है, अगर हम यही रटने लगे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं केमिस्ट्री पे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, उनके नाम क्या थे, उन्होंने जब डिस्कवरी की तो कैसे डिस्कवरी की, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में बहुत होलिस्टिकली डिस्कवर किया है, बहुत होलिस्टिकली डिस्कस किया है। इफ यू हैवंट सीन दिस दैट वीडियो देन प्लीज डू वॉच इट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और इन सबको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, इन सब में क्वेश्चन कैसे आएंगे। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या होते हैं, ड्यूटेरियम क्या है, प्रोटियम क्या है, ट्रिटियम क्या है, और उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा कि ड्यूटेरियम क्या है। नाउ यू नो दैट ड्यूटेरियम इज अ isotope of hydrogen which is also known as heavy water which is used in nuclear reactor। ये सब हमने डिस्कस किया है। If you haven't seen that video, do watch it। And now starting with today's topic, today I have picked acid, bases and salt। acid, bases and salt is a topic जिससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनका किस तरह से आंसर करना है, एक बार पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले 3 कंसेप्ट है। अगेन मैंने कहा कि सबसे पहले ना यूपीएससी का सिलेबस इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है दैट दे विल टेल यू कि आपको ना हर एक चीज अप्रिशिएट करना वो सिखा देंगे। आप अप्रिशिएट कैसे करेंगे, जब आपको पता होगा कि उस चीज की डिस्कवरी में कितने एफर्ट्स लगे हैं। एसिड्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये एक एसिड ही है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये जो बेस है वो बेस ही है, ये जो सॉल्ट है वो सॉल्ट है, हम उसको पहले डिफरेंशिएट कैसे करें। तो डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट बताए। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बताया कि अगर ये कंपाउंड, ये एलिमेंट ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज शो करता है तो ये एसिड है, अगर ऐसी ऐसी करता है तो बेस है, अगर ऐसी ऐसी करता है तो सॉल्ट है। अब ये ऐसी ऐसी कैसी कैसी है ना, तो ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। सो दे गेव अस फ्यू कॉन्सेप्ट्स कि व्हेन यू टेक an element or when you take a compound, say if you have taken HCl and when you put that HCl in water, it would release H plus ion. When it releases H plus ion, that means that it is an acid. And if you take NaOH, sodium hydroxide, and you put that sodium hydroxide in water and the sodium hydroxide gives you OH negative ion, then that is salt. ऐसे कुछ साइंटिस्ट आते गए और कुछ एक्सप्लेन करते गए। अब उन्होंने क्या किया है, इन पर ही या तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन या तो फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो लेट्स सी, 3 ही साइंटिस्ट हैं, 3 ही एक्सपेरिमेंट हुए हैं। उसके बाद हमें फाइनली समझ में आ गया कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है और सॉल्ट क्या है। तो आइए देखते हैं पहले कि क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उनके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे और क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिले। स्टार्टिंग विद अरहेनियस। सबसे पहले आए अरहेनियस अंकल, और अरहेनियस अंकल ने कहा कि अगर हमने किसी एसिड को लिया, तो जो एसिड है जैसे ही हमने उसको पानी में डाला, फॉर एग्जांपल HCl को जैसे ही हमने पानी में डाला तो एक्वस सॉल्यूशन में HCl वुड डिवाइड इनटू H प्लस एंड Cl नेगेटिव। H प्लस अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस आयन को डोनेट कर देते हैं, ये अरहेनियस अंकल ने कहा। सिमिलरली जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन को डोनेट कर देते हैं, जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन को डोनेट करते हैं। तो जब हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया और उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो OH नेगेटिव अलग हो गया और Na पॉजिटिव अलग हो गया। तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which donate OH negative, then it is a base। अगर OH नेगेटिव डोनेट करता है तो ये बेस है, ठीक है।
हमें समझ में आ गई चीजें। पर अगेन पर क्या था, इसका भी ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था कि ये ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए ही अप्लाई हो रहा था। ये कंसेप्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए अप्लाई हो रहा था। सो देन व्हाट अबाउट द वीक एसिड एंड वीक बेस? जो वीक एसिड और जो वीक बेस है, या फिर जो ऐसे एसिड और बेस हैं जिसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, उनका क्या? ठीक है, अब उनकी बात करते हैं। तो फिर आए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अंकल ने क्या कहा? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अंकल ने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो अरहेनियस अंकल ने कॉन्सेप्ट दिया था उसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एड ऑन कर दिया बस। क्या एड ऑन किया उन्होंने? देखो, अरहेनियस अंकल ने हमको सिखा दिया था कि एसिड will donate H plus ion and base will donate OH negative ion. Now Bronsted-Lowry uncle just added the line. What he added? He added that the acid which are donating H plus ion will accept OH negative ion. The acids which are already, how will you identify that the particular compound or the particular compound is the acid? You will identify that the particular compound is the acid if the compound donates H plus ion. अगर H plus ion donate हो जाता है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अंकल ने ऐड करते हुए बोला कि सिर्फ H plus ion donate नहीं, OH नेगेटिव आयन को जो एक्सेप्ट कर लेता है, जो OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, वो भी एसिड होता है, which again gave us a broader spectrum. अभी तक हम कुछ ही एलिमेंट और कंपाउंड को डिवाइड कर पा रहे थे एसिड और बेसिस के फॉर्म में, अब हम और ज्यादा कंपाउंड्स को डिवाइड कर पा रहे हैं एसिड एंड बेसिस के फॉर्म में। Thereafter he said कि जो बेस होते हैं वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव को तो डोनेट कर ही रहे थे, जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव को तो डोनेट कर ही रहे थे, अब OH नेगेटिव को डोनेट करने के साथ वो H प्लस को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। These were the two add-ons made by Bronsted and Lowry. After that हमारे पास अब थोड़ी सी एक बिगर स्केल तो हो गई, बिगर एंड ब्रॉडर स्केल ऑफ how acids and bases can be differentiated, but still these two scales were somehow limited to the strong acids and strong bases. What about the weak acids and weak bases? तो फिर finally G.N. Lewis uncle आए, G.N. Lewis, and G.N. Lewis uncle said that let's just chuck this H and OH and let's move to something which each and every element, each and every compound have, and that is electron pair. Let's talk about the electron pair. तो G.N. Lewis अंकल आए and he talked about the electron pair, क्योंकि electron pair तो हर एलिमेंट के पास होगा ना। तो उन्होंने कहा कि एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, और बेसिस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर लें। बेसिस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। जो बेस होते हैं वो होते हैं डोनर, जो बेस होते हैं वो होते हैं डोनर, तो वो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। बेस ने बोला हमारे पास बहुत है इलेक्ट्रॉन पेयर, तुम ले लो, और एसिड ने कहा ठीक है तो हम ले लेते हैं, हम एसिड हैं, हम वैसे भी जला देते हैं, चीजों को खराब कर देते हैं, तो चलो अभी हम इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं। तो एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेते हैं, ये बोला G.N. लुइस ने। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट he covered all the strong acids, strong bases, weak acids and weak bases as well. अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आ रहा है तो इट वुड बी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, ए बी। स्टेटमेंट ऐसा होगा, अकॉर्डिंग टू G.N. लुइस एसिड्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेसिस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। देन आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ऑब्वियसली, 1, 2, 3 एंड 4। और ये ऑप्शंस कैसे होंगे? A is true, B is true, both A and B are true, and both A and B false. तो अब आपको इसमें से एक कुछ चूज करना है, अब आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो ऑब्वियसली यू नो कि C ही होगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या फिर उसी को वो ट्विस्ट करके भी बोल सकते हैं। ट्विस्ट करके कैसे बोल सकते हैं? अपोजिट कर दिया, एसिड्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह उन्होंने कह दिया एसिड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेसिस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर उन्होंने जस्ट ट्विस्ट कर दिया और फिर पूछा कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, they might ask you this, they might also ask you कि the electron pair theory, the concept of donation of electron, acceptance of electron or the electron pair theory was given by whom? Was it G.N. Lewis, Arrhenius or Bronsted-Lowry?
अगर ब्रॉन्स्टेड लॉरी और अरहेनियस के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस था। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इन 3 कॉन्सेप्ट पे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने जो पढ़ा। अरहेनियस ने क्या कहा? अरहेनियस ने कहा जो एसिड्स हैं वो H+ को डोनेट करते हैं और जो बेसेस हैं वो OH नेगेटिव को डोनेट करते हैं। अरहेनियस अंकल ने कहा एसिड्स H+ को डोनेट करते हैं व्हेन इन एक्वस, और बेसिस व्हेन इन एक्वस डोनेट OH नेगेटिव। Now came Bronsted Lowry. Bronsted Lowry simply added on to Arrhenius concept and said कि acids donate H+ and accept OH negative, and bases donate OH negative and accept H positive. He just added on. But up until this point, we were not able to describe each and every acid and base. Strong acid, strong base, weak acid, weak base, acids and base with and without H and OH. Now there are few acids and base which do not have H and OH in it. So does that mean they are not acid and base, and how will you differentiate them? So finally came G.N. Lewis, and G.N. Lewis said acids and bases are donors. Bases are donors. They donate electron pair. They donate electron pair, and acids accept electron pair. See, A for acid, A for accept. इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बेस क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एसिड क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. तो दिस इज द ट्रिक आई यूज फॉर माई सेल्फ. A for acid, A for accept. A for acid, A for accept. एसिड एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को और बेस डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को. तो जीएन लुइस ने क्या कहा कि जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और जो बेस हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं. सो नाउ आपको ये 3 कंसेप्ट्स याद करने हैं. किस किस के? अरहेनियस के, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के एंड जीएन लुइस के. इसके बाद किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? सी, अब क्वेश्चंस आएंगे कि एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट करना है ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज एज इन सी एसिड टर्न लिटमस पेपर. ये मैंने ना अनिल करके याद रखा है, ANIL, अनिल. एसिड टर्न्स नीला इंटू लाल. नीला इज ब्लू, लाल इज रेड. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इंटू रेड. और जो बेस होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट करते हैं. बेस टर्न्स रेड लिटमस इंटू ब्लू. अगर ये आपको ऐसे ही याद है तो ऐसे ही याद रखिए. अगर आपको नहीं याद है तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन अनिल. अनिल क्या है? अनिल है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इंटू रेड. दिस इज व्हाट माय टीचर taught me when I was in school and I think this is something which helped me remember. So if आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, अनिल याद रखना. अनिल इज एसिड टर्न्स नीला इंटू लाल. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इंटू रेड. और बेस क्या करता है? बेस सिंपली अपोजिट, रेड लिटमस इंटू ब्लू. राइट, ये तो हमको समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज. देन फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए होता है लाइकेन टेस्ट. लाइकेन लिटमस पेपर लेते हैं. लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है. लाइकेन क्या होता है? दैट्स अ नेचुरल कंपाउंड. ऐसे ही काफी सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि कुछ फ्लावर्स, कुछ लीव्स, कुछ वेदर इंडिकेटर्स. अलग अलग तरीके के नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि वेदर कंपाउंड इज अ एसिड और अ बेस. कई बार जादू टोना करने वाले लोग या अफवाह फैलाने वाले लोग भी कुछ एसिड और बेसिस का रिएक्शन करके कलर चेंज करके लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं. बट या हमको पता है कि कलर कैसे चेंज होता है. एसिड का कलर कैसे चेंज होता है, बेस का कलर कैसे चेंज होता है. जब एसिड बेसिस सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं तब कलर कैसे चेंज होता है. वी ऑल नो कि व्हेन देयर इज अ येलो कलर स्टेन, जब हल्दी का एक स्टेन पड़ जाता है और उस पर हम लेमन रब करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है. वो रेड कलर कैसे हो जाता है? नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड.
राइट, बिकॉज वो जो हल्दी का स्टेन होता है, वो टर्मरिक स्टेन एक्ट्स एज अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड, एसिड व्हाट, लाइम विच इज एन एसिड। जब हम उस पर सोप डालते हैं तो फिर से उसका कलर चेंज हो जाता है। ये सारे कलर के चेंजेस हमको क्या बताते हैं, दे इंडिकेट्स अस। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे पूछा जाएगा कि फिजिकली, अभी ये तो हमने देख लिया कि केमिकली एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ देगा वो एसिड है, जो OH नेगेटिव देगा वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड है। A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड है, जो डोनेट कर देगा वो बेस है। ये सब कुछ तो हमने देख लिया केमिकली। फिजिकली लिटमस पेपर का टेस्ट पूछा, लिटमस पेपर का टेस्ट पूछा जा सकता है आपसे, और जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनके टेस्ट पूछ सकते हैं आपसे फिजिकल बेसिस पे। टेस्ट कैसा होता है, एक का सॉर होता है, एक का बिटर होता है। उसके बाद और फिजिकल क्या इंडिकेटर्स हैं, जो एसिड होता है दैट बर्न्स द सरफेस, दैट इज मोर करोसिव देन योर बेस। जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। हम इसको और डिटेल में देखेंगे, बट उसके पहले आई हैव टू शो यू दिस ऑर्गेनिक एसिड एंड सोर्स। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, हमारे लिए पढ़ने के लिए तो एवरीथिंग अंडर द सन हमको पढ़ना ही है, बट वो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आ रहा है थे वो 3 कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखे, विच डिफरेंशिएट्स एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, उसके बाद आता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम क्या है और उनके सोर्स क्या है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि फॉर्मिक एसिड का और क्या नाम है, तो फॉर्मिक एसिड का और एक नाम है मीथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सोर्स क्या है, तो सोर्स के आपको पता होना चाहिए, एंट स्टिंग, बी स्टिंग, स्कॉर्पियन स्टिंग, निटिन स्टिंग। मतलब किसी भी चीज ने, किसी भी मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया, चींटी ने आपको डंक मार दिया, स्कॉर्पियस यानी क्या, वो जो बीच पे होते हैं ना केकड़े, उन्होंने अगर आपको डंक मार दिया तो उन्होंने आपके बॉडी में क्या रिलीज किया, उन्होंने आपके बॉडी पे एसिड रिलीज किया। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को और क्या कहते हैं, मीथेनोइक एसिड। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो प्लीज गो थ्रू दिस। वीडियो को इसी पॉइंट से 2-3 बार रिपीट पे देखिए, और जब मैं पढ़ा रही हूं तो एज आई एम सेइंग सिंस दी वेरी डे वन, आप मेरे साथ लिख लीजिए इन सब चीजों को। जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आप साथ में लिखते जाइए, और बस उस शीट को आपको एक बार मॉर्निंग में रिपीट करना है। एंड ट्रस्ट मी, इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाले हैं एग्जाम में। सो वी हैव सीन फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड, देयर आफ्टर कम्स एसिटिक एसिड को कहते हैं इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, अब ये हमें कहाँ मिलता है, विनेगर, सिरका में। देयर आफ्टर कम्स लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, ऑब्वियसली मिल्क में, कर्ड में, प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क। We say कि there are few people who are lactose intolerant. What is lactose intolerant? Lactose intolerant is nothing but the thing where you cannot digest milk. If you cannot digest milk, then you are lactose intolerant. Any product which is made up of milk or directly milk, if you cannot digest it, then you are lactose intolerant. तो फिर lactic acid किस में होगा, milk में, curd में, product made from milk में. Moving on, there are ascorbic acid is also known as vitamin C, and हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि vitamin C is present in citrus fruits में। जितने भी citrus fruits होते हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, ascorbic acid मतलब कि vitamin C। Thereafter comes citric acid लेमन में यूज होता है। सिट्रिक एसिड सिर्फ लेमन में नहीं, सिट्रिक एसिड जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज और एनी अदर सिट्रस फ्रूट, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। नाउ सी, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, जो विटामिन सी होती है, हमने जब अपने बायो में टॉपिक किया था विटामिन, मिनरल, देयर सोर्सेज एंड डिफिशियंसी डिसीजेस कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन्स, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल, विच मीन्स कि अगर हम जो भी चीजें हैं जिसमें सिट्रिक एसिड है, अगर हम उसको बॉईल कर देते हैं तो जो वाटर सॉल्युबल एसिड्स, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं।
इसीलिए जितनी भी चीजें जिनमें विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जितनी भी चीजों में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, उनको हम कभी भी बॉईल नहीं करते, वी यूज इट रॉ। ठीक है, इट्स एस्कॉर्बिक, ठीक है। अब उसके बाद सिट्रिक एसिड लेमन में होता है और सिट्रस फ्रूट्स में होता है। फिर आता है मेलिक एसिड किस में होता है? अब ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर पूछा जा चुका है कि वाइन में होता है मेलिक एसिड, वाइन के साथ साथ एप्पल में भी होता है मेलिक एसिड। एक बार पूछा जा चुका है कि वाइन में होता है मेलिक एसिड, तो एक बार फिर से ये भी पूछ सकते हैं कि मेलिक एसिड एप्पल में होता है कि नहीं, या एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो यू शुड रिमेंबर कि मेलिक एसिड होता है, राइट। उसके बाद आता है ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है, स्पिनिच में होता है। इफ यू रिमेंबर कि टोमेटो और स्पिनिच की सैलेड बनती है, मतलब दिस इज द मोस्ट फेमस सैलेड, टोमेटो स्पिनिच सैलेड, और उसमें क्या है? ऑक्सैलिक एसिड हमें किससे मिल रहा है? टोमेटो से एंड स्पिनिच से। पोपोय द सैलेड मैन हमेशा स्पिनिच खाता था और एकदम से बल्क अप हो जाता था, क्या मिलता था उसको? ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद आता है टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? टर्मरिन एंड ग्रेप्स। जो ग्रेप्स होते हैं उसमें क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। अब सी, जो ग्रेप्स होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, पर उसमें ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है? ऑफ कोर्स सिट्रिक एसिड होता है, पर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो ग्रेप्स का एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होता है और जो उसे डिफरेंट सिट्रिक फ्रूट्स से अलग करता है, ग्रेप्स में जो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो उसे डिफरेंट सिट्रिक फ्रूट्स से अलग करता है, वो क्या होता है? वो होता है टार्ट्रिक एसिड। तो इसीलिए जब पूछा जाए कि ग्रेप्स में क्या सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड दोनों होता है, तो आंसर इज यस। पर ऐसा कौन सा एसिड है जो उसको डिफरेंशिएट करता है, जो उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक देता है, तो हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। और कौन सा ऐसा एसिड है जो एक्सिस में है, तो हो जाएगा सिट्रिक एसिड। नाउ मूविंग ऑन, सल्फ्यूनिक एसिड होता है ऑनियंस में, एंड ऑल्सो व्हेन CO2 burns, when anything burns, when carbon burns, when there is a fire. See, जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां आग लगी हुई होती है, तो वो आग की वजह से हमारी आंखों में जलन होने लगती है, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो किसकी वजह से होती है? वो होती है सल्फोनिक एसिड की वजह से। जब हम अनियन को कट करते हैं, तो अनियन को कट करते टाइम में हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है सल्फोनिक एसिड की वजह से। मूविंग ऑन, वी हैव ग्लूटोनिक एसिड होता है व्हीट में। नाउ माइंड यू, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन कि ग्लूटोनिक एसिड किस में होता है, तो वो होता है व्हीट में। देन हम सबको पता है न्यूक्लिक एसिड इज इन DNA and RNA. Now, this is your homework for the day. What is your homework for the day? Write down below in comment sections the answer of DNA and RNA. RNA और DNA का full form. RNA और DNA का full form आपको comment में लिखना है. This is your homework. Do comment down below what is the full form of DNA and RNA. और DNA और RNA में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड. Finally, अमीनो एसिड किस में होता है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. वी कैन से दैट ऑल दी proteins are made up of amino acids, but does all the amino acids form only protein? No. प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, पर क्या सारे ही सिर्फ अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन बनाते हैं? नहीं. समझ में आया? तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए, आपको वो 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं. आपको उन 3 कॉन्सेप्ट के साथ ये मैंने आपको जितने भी सोर्सेज बताए और जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड्स बताए, आपको मेरे साथ साथ इसी वीडियो के साथ साथ लिस्ट बनानी है और आपको उस लिस्ट को 2 से 3 बार देखना है. कब 2 से 3 बार? आपने आज ये वीडियो देख लिया, कल मॉर्निंग में आपने जो लिस्ट बनाई है, जस्ट गो थ्रू दैट. इट वुड टेक हार्डली 2 to 5 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगने वाले हैं. रात को एक बार सोने से पहले अगेन गो थ्रू इट.
एंड आफ्टर 1 वीक आपको फिर से एक बार वो लिस्ट देखनी है, बस ये 3 बार आपको देखना है, और फिर एग्जाम के पहले एक बार, और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, यू आर गुड टू डू, यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू डू, यू कैन सॉल्व इट। नाउ ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर ऐसा कुछ टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है, डू कमेंट इट डाउन बिलो। इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक, डू कमेंट इट डाउन बिलो। आई विल रीड, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई विल रीड कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर उसी टॉपिक में होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। अभी काफी सारे टॉपिक्स हमें करने हैं। Keep on showing your love and support just like you are doing. Do like, share, comment, and yeah, comment what you face problem in. Be it any topic of CDS or NDA or any other thing in general which you face problem with, do comment it down below. That's how we can communicate and I can solve your problems. So do comment whatever you feel like asking me, or if you have any problem, if you want to understand any new topic, do comment it down below. Okay, that's all from my side. Thank you.